अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जोर का जोर। मीरब जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद। और आज के दिन का यानी दूसरे टेस्ट मैच का जो कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान है और पाकिस्तान के मैदानों में है, आज उसका पहला दिन था दूसरे टेस्ट मैच का, जिसमें पाकिस्तान ने अपने दिन का इख्तिताम किया, यानी 259 रन्स बनाए और 5 विकेट्स भी इसी के साथ साथ गंवा दी। अच्छी बात तो ये है कि कामरान गुलाम, जिनका डेब्यू था, उन्होंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है। तो इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद है आप सबकी जान क्रिकेट के शान हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब, कामरान गुलाम मतलब बाबर आजम के नंबर पर आए थे और बाबर आजम बहुत देर से इस नंबर पर ज्यादा वक्त नहीं गुजारते थे। मतलब जो उनका नंबर था टेस्ट के अंदर, अगर हम देखें तो नंबर 4 पर बस आए और उसके बाद थोड़ी देर क्रीज ऑक्यूपाई की और चले जाते थे। लेकिन पहली बार हम देखा कि नंबर 4 पर भी इतनी लंबी बैटिंग हुई है और कामरान गुलाम, जिनका डेब्यू था, उन्होंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, 118 रन बनाया। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, उन्होंने बहुत वक्त गुजारा भी है। हाँ। ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो बगैर रन्स किए ही नंबर 4 पर थे। 18 बारियां उनकी सामने आती हैं जिसमें वो टेस्ट मैचेस में रन स्कोर नहीं कर पाए हैं। तो उससे पहले वो रन स्कोर कर रहे थे। 9 सेंचुरी उन्होंने टेस्ट मैच में स्कोर की हैं, तो वो इसी नंबर पर स्कोर की हैं। बिल्कुल सही। और अगर उन्होंने जितने भी अपने टेस्ट डेब्यू से लेकर रन ऑन बोर्ड किए हैं टेस्ट मैच में, तो वो इसी नंबर पर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में रन ऑन बोर्ड किए हैं। अब चूँकि उनका वक्त अच्छा नहीं था और वो ड्रॉप हुए टीम से, उसकी जगह पर कामरान गुलाम आए हैं। सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद कि उन्होंने अपने इफ्तिताही टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर की और उस सलाहियत का इजहार किया, उस काबिलियत का इजहार किया जिसके बारे में बात हो रही थी, और उन्होंने अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित किया। और जो मौका उनको मिला था इस मुश्किल वक्त में, उसका उन्होंने भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया। देखिए, बाबर आजम की जगह पर खेलना मौजूदा दौर में इस वक्त में उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज यही था, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं, वो लोगों के पसंदीदा हैं बाबर आजम, क्योंकि उनकी कारकर्दगी का मायार वो नहीं था जिसकी लोग उनसे तवक्को करते हैं, जो उनका मायार है असल में, जिसकी वो सलाहियत रखते हैं। इन हालात में उस जगह पर आकर खेलना वो यकीनी तौर पर एक मुख्तलिफ़ किस्म का दबाव होता है। फिर आपकी टीम 3 टेस्ट मैचेस इसी सीज़न में मुसलसल हार चुकी है, 2 बांग्लादेश के ख़िलाफ़, 1 इंग्लैंड के ख़िलाफ़, उसका एक दबाव। फिर पिच आपके सामने, जिस अंदाज में टीम में तब्दीलियाँ हुई हैं, तो बहुत सारी ऐसे वजूहात हैं, इर्द गिर्द अवामिल हैं जिनको हम देखते हैं। तो उसमें आकर इतने, और फिर आपका पहला टेस्ट मैच है और आपके बारे में बात हो रही है, आप काफ़ी वक्त से टीम के साथ ही हैं, लेकिन आपको मौका नहीं मिल रहा था। तो वो सारी चीज़ों को सामने रखते हुए जो उनको मौका मिला, इसमें टेस्ट कैप मिली, बैटिंग के लिए आए, लकी रहे कि पहले पाकिस्तान टॉस जीता, पहले बैटिंग किया, पहला दिन है। ये प्रेशर नहीं है कि इंग्लैंड अगर पहले बैटिंग कर गया तो इंग्लैंड ने बहुत रन ऑन बोर्ड कर दिए हैं, लेकिन वो था कि इब्तदाई विकेटें जल्द गिरी। बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी साइम की और कामरान गुलाम की, और उन्होंने रन ऑन बोर्ड किया। सो क्रेडिट है उनको, उनकी जो मेहनत थी, जो उनकी अनथक मेहनत थी, तसलसल के साथ मेहनत थी। मुख्तलिफ फॉर्मेट वो खेलते रहे, डोमेस्टिक सर्किट में T20 भी खेले, लाहौर कलंदर्स की तरफ से 4 डे क्रिकेट खेले, वहाँ पर परफॉर्म किया, अभी चैम्पियंस कप खेले, वहाँ पर परफॉर्म किया। अब अगर उन्हें टेस्ट मैच में मौका मिला तो उन्होंने वहाँ पर भी परफॉर्म किया। सो बाबर आजम के साथ उनका कोई मुवाजना नहीं है। बाबर आजम एक मुख्तलिफ सतह के खिलाड़ी हैं और उनकी मुख्तलिफ अंदाज में खदमात है पाकिस्तान टीम के लिए। लगभग 4 साल तक उन्होंने पाकिस्तान टीम की कप्तानी की है। ये ऐसे ही होता है, आप नहीं अच्छा खेल रहे होते हैं, अगर किसी और को मौका मिलता है तो वो अच्छा परफॉर्म कर देता है। तो ये कंपटीशन है, ये जितना रहेगा उतना ही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए फ़ायदा है। सो अब बाबर के लिए भी होगा कि उन्होंने वापस आना है। पाकिस्तान ऊपर से भी चीज़ों को अपनी ठीक कर सकता है। जब शान नंबर 3 पर खेल रहे हैं तो उनके पास एक सहूलत मौजूद है कि वो अगर ओपन चले जाते हैं तो इसका नंबर भी चेंज हो सकता है, ये ऊपर भी खेल सकते हैं, बाबर 4 पर आ जाएंगे। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिनको पाकिस्तान आने वाले दिनों में जिसके ऊपर काम कर सकता है, टेस्ट की सूरत हाल बेहतर कर सकता है। लेकिन हाफिज साहब, अगर हम बात करें शान की और अब्दुल्ला शफीक की, जिन्होंने पहले टेस्ट मैच के पहले दिन जो है वो तो सेंचुरी कर दी थी, लेकिन उसके बाद ना दूसरी इनिंग्स में वो चल पाए और उसके बाद ना आज के मैच में वो चल पाए, जल्दी उनकी विकेट चली गई, जिसका इजहार आपने भी किया। तो क्या रीज़न है, क्या ऐसी चीज़ है जो अब्दुल्ला शफीक को भी रन्स करने से रोक रही है, शान मसूद को भी रन्स करने से रोक रही है? देखिए, कंसिस्टेंसी उस लेवल की नहीं है जो होनी चाहिए, अब्दुल्ला की तरफ से भी और शान मसूद की तरफ से भी। अभी पिछले टेस्ट मैच में उन्होंने रन्स किए, लेकिन इस टेस्ट मैच में वो उस तरीके से नहीं खेल पाए हैं। तो जो इस किस्म का पिच है, आपको प्लान किया गया और जो आउट हुए हैं दोनों, उसको देखना चाहिए कि
कहाँ पर कमी आ रही है कि जब आप इस किस्म के पिच पर खेलते हैं जहाँ पर बॉल नीचा रह जाता है किसी भी वक्त, तो आपके जहन में दो किस्म के ख्यालात हर वक्त चलते रहते हैं कि आगे खेलना है, पीछे खेलना है, बॉल नीचा तो नहीं रह जाएगा। तो इस ऐसी पिचेस के ऊपर ये रहता है। और वो तो लाइन में नहीं थे, उनका ऑफ स्टंप स्पिनर के हाथों उड़ गया, तो वो तो लाइन में बॉल के नहीं थे, उनको अपना ऑफ स्टंप नहीं था मेरा ख्याल है उस जगह पर कि जहाँ पर वो क्लियर होते बिल्कुल कि उन स्टंप्स कवर हैं। तो ये उनके साथ रहा। फिर बिल्कुल मेरा ख्याल है इसी तरह से कुछ इसी एरिया में, इसी जोन में आउट हुए थे पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में शान मसूद भी, तो एक मतलब फिर वहाँ पर आउट हुए। सो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए रन्स के एतबार से, दोबारा होनी चाहिए। मौका होगा सेकंड इनिंग्स में अगर बैटिंग करने के लिए आते हैं, आप ज़्यादा बेहतर रन्स करें, पाकिस्तान के लिए काम आ सकें। लेकिन आज जो कि पहला दिन था इस टेस्ट मैच का, उसमें उनकी तरफ से जो रन्स होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं। हाफिज़ साहब, कंडीशंस को देखते हुए लग रहा है कि हमने 5 स्पिनर्स के साथ जाने का फैसला जो है वो ठीक किया है, और एक हमारे पास जो है वो फास्ट बॉलर आमिर जमाल है। देखा जाए तो इसमें और भी 2 लोग हैं जो स्पिन कर लेते हैं, लेकिन स्पिनर्स की हमारे पास तादाद ज़्यादा है। फास्ट बॉलर हमारे पास सिर्फ एक इस वक्त आमिर जमाल है। तो क्या ये कम्बिनेशन जो है, अभी जो कंडीशन जारी है, कल का दिन इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी या हो सकता है ऑलमोस्ट सेम हो? वेदर कंडीशंस के हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता। तो क्या आपको लगता है कि ये फैसला हमारा ठीक था? देखिए 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं, बाकी आप जिसके नाम के आगे जो मर्जी लिख दें वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन टेस्ट क्रिकेट महारत का नाम है, टेस्ट क्रिकेट आपके टेम्परामेंट का, पेशेंस का, आपकी स्किल जो है उनका टेस्ट है। तो उसमें 3 स्पिनर्स ही हैं। बाकी अगर ये कहना चाहते हैं कि साइम भी स्पिनर हैं तो फिर ठीक है, कह दें। कहने से तो नहीं होते। सलमान अली आगा को भी कह दें स्पिनर है तो ठीक है, कहने से तो नहीं होते हैं। एक आप पार्ट टाइम ऑप्शन है आपके पास कि आप उनको बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप अगर वो स्पेशलिस्ट स्पिनर थे तो पहले टेस्ट मैच में उनकी क्या कारकर्दगी थी? वो बैसियत है बैट्समैन, वो एक बैटर हैं जो कि गेंदबाजी कर सकते हैं, एक बैटर है जो कि बॉलिंग कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो बॉलर हैं। उनका टीम में सिलेक्शन होता है बैसियत है बैट्समैन, ठीक है। इजाफी खूबी के तौर पर बॉलिंग कर लेते हैं। जो ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में शामिल होते हैं वो दोनों जगह पर आपको एज बैट्समैन अगर आप उनको सेलेक्ट करना चाहें तो वहाँ पर भी आ जाएंगे, अगर आप उनको एज बॉलर सेलेक्ट करना चाहें तो वहाँ पर भी आ जाएंगे। कुछ होते हैं कि उनकी बहुत अच्छी होती है एक चीज़ कि बॉलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन साथ में वो अपने बल्लेबाजों के नहीं, लेकिन उनसे उन जैसी बैटिंग कर सकते हैं। तो ये भी कुछ बॉलर्स में, कुछ खिलाड़ियों में खूबियाँ होती हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान 3 स्पिनर्स के साथ ही है। अब देखना ये है कि वो अपने 3 स्पिनर्स को ज़्यादा कैसे इस्तेमाल करता है, क्योंकि फास्ट बॉलर तो एक ही है। और ये भी होगा बहुत ज़्यादा टाइम आपको स्पिन बॉलिंग ही पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिलेगी। अब ये भी कोई पता नहीं है कि दोनों तरफ से वो नया बॉल जो है वो स्पिनर्स कर दें। जरा इसका इम्कान थोड़ा कम है, लेकिन हो भी सकता है क्योंकि आप तो गए ही स्पिन बॉलिंग की स्ट्रेंथ के ऊपर हैं। सो अब ये पिच कैसे खेलता है आने वाले दिनों में, आज जिस तरीके से पिच का रवैया रहा है वो तो शायद जो समझ रहे थे, मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान टीम जो समझ रही थी शायद उस तरह से ऑफ़र नहीं कर रहा है। पिच जो समझ रहे थे शायद उस तरीके से ऑफ़र नहीं कर रहा है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान अपनी इनिंग्स कहाँ पर ख़त्म करता है और इंग्लैंड पहली इनिंग्स में क्या करता है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाफिज़ साहब, बेन स्टोक्स इससे पहले तो नहीं थे, लेकिन मुश्किलात हमारे लिए उस वक्त भी थी क्योंकि जो रूट थे, हैरी ब्रुक थे, उनके और बहुत शानदार प्लेयर्स थे। अब अगर देखें तो हम बेन स्टोक्स भी हैं, तो बेन स्टोक्स की मौजूदगी और दूसरी जानिब हमारे टॉप प्लेयर्स का ना होना कितना मुश्किल बनाता है पाकिस्तान के लिए इस मैच को विन करने में? देखिए अभी कबल अज़ वक्त है कहना, स्टोक्स चूँकि तसलसल के साथ अपनी टीम की कप्तानी करते हैं, उनका अपना टेस्ट मैच खेलने का एक अंदाज़ है मुख्तलिफ़ तरीके से, तो वो कोशिश करते हैं कि हर वक्त कहीं ना कहीं से मैच उसको नतीजा खेज बनाया जाए। अटैकिंग उनका जारहाना अंदाज़ है सोचने का, जारहाना अंदाज़ है क्रिकेट खेलने का, बॉलर्स को इस्तेमाल करने का अंदाज़ जारहाना है, फील्डर्स के साथ अटैक करने का उनका तर्ज़ अमल दीगर कप्तानों की निस्बत मुख्तलिफ है। बैसियत बल्लेबाज जब वो खेलेंगे तो वो और भी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं, अगर बॉलिंग करने के लिए आएंगे तो वो वहाँ पर भी असर डाल सकते हैं। बैसियत एक खिलाड़ी की हैसियत से वो मुख्तलिफ उनके किरदार जो टीम में वो निभाते हैं। डिपेंड करता है कि अब इसका टीम पाकिस्तान कहाँ पर फिनिश करती है और फिर इंग्लैंड पहली इनिंग्स में कैसे बैटिंग करता है। इंग्लैंड की पहली इनिंग्स की जो रन्स हैं, पहले इनिंग्स के जो रन्स हैं, वो किसी हद तक तयन करेंगे कि टेस्ट मैच किस तरफ जा सकता है। अगर वो भी ऐसी इतनी ही बैटिंग कर गए जितनी पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में बैटिंग की है टाइम के एतबार से,
तो वो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हाँ इतनी बैटिंग अगर इंग्लैंड करेगा तो उनके खेलने का अंदाज हो सकता है रन रेट इनसे ज़रा मुख्तलिफ हो पाकिस्तान से। तो वो ऑन बोर्ड अगर रन्स अच्छे कर देंगे तो थर्ड इनिंग्स इस टेस्ट मैच की जो होगी उसमें पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा होगा तो हो सकता है पिच थोड़ा मुख्तलिफ हो जाए, क्योंकि अगर कल पाकिस्तान एक सेशन, सवा सेशन या 1.5 सेशन खेलता है, आउट हो जाता है पाकिस्तान, बाकी मांदा वक्त इंग्लैंड खेलता है, थर्ड डे फिर अगर वो कुछ खेल जाते हैं तो तीसरे दिन के अख्ताम पर या तीसरे दिन के अख्ताम पर या तीसरे दिन के दूसरे सेशन में, तीसरे सेशन में या फिर चौथे दिन के पाकिस्तान को बैटिंग मिलती है, तो फिर उस वक्त हालात मुश्किल और मुख्तलिफ भी हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। सो इस टेस्ट मैच के रुख का तयन जो होना है उसके ज़्यादातर इम्कानात हैं कि इंग्लैंड की पहली इनिंग्स जो है वो पाकिस्तान कहाँ ख़त्म करता है, इंग्लैंड पहले इनिंग्स में क्या चीज़ें, कितने रन ऑन बोर्ड करता है। बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ साथ अगर बॉलिंग की बात करें तो जैक लीच जिन्होंने आते ही 2 विकेट्स निकाल ली, एक अब्दुल्ला शफीक की, शान मसूद की। वैसे तो अगर हम देखते हैं तो अब्दुल्ला और शान दोनों ही कहीं ना कहीं हमें इस टेस्ट मैच में स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट बांग्लादेश में भी बहुत ज़्यादा स्कोर ऑन बोर्ड जो है वो अब्दुल्ला शफीक नहीं कर पाए थे। तो जैक लीच किस तरह के हाफिज़ साहब बॉलर महसूस हुए आपको, जिस अंदाज में उन्होंने आते ही विकेट्स निकाली, और स्पेशली जो बाकी बॉलर्स हैं, स्ट्रॉन्ग बॉलर इस वक्त आपको कौन सा लग रहा है पाकिस्तान के कल के दिन के लिए स्पेशली? अच्छे हैं, उन्होंने लीच जो है उनसे क्रिकेट खेल रहे हैं काफ़ी, उनकी स्पिन बॉलिंग पाकिस्तान की अगर आप निस्बतन देखते हैं तो इंग्लैंड से बेहतर है। स्पिन बॉलिंग में पाकिस्तान इंग्लैंड से बेहतर नज़र आता है, साजिद की मौजूदगी में, नोमान की मौजूदगी में, जाहिद महमूद की मौजूदगी में। देखना ये कि परफॉर्म करते हैं या नहीं करते, विकेट्स लेते हैं या नहीं लेते, रोकने में कामयाब होते हैं इंग्लैंड की बैटिंग को या नहीं रोकने में कामयाब होते हैं। लेकिन इंग्लैंड की स्पिन बॉलिंग से पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग बेहतर है। अब चूंकि पिच ऐसा है जिस पे पाकिस्तान 3 स्पिनर्स के साथ गया है तो ज़्यादा बॉलिंग आपको उन्होंने ही करते हुए दिखाई देना जो कि स्पिनर्स हैं। तो एक टाइम ऐसा था, मेरा ख्याल है कि उस वक्त जो मतलब 50 के करीब ओवर्स जो हैं वो स्पिनर्स कर चुके थे, मतलब टी या कुछ उससे कुछ पहले तक जब मैं देखा था तो 50 से ज़्यादा, तो 50 के करीब ओवर्स दोनों शोएब बशीर और वो कर चुके थे जैक लीच। तो लंबी बॉलिंग करनी है स्पिनर्स ने, पाकिस्तान के स्पिनर्स भी करेंगे। देखते हैं अब कि आगे कैसे पिच अगर कुछ तब्दील होता है या नहीं होता, रफ बनते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। चूँकि अभी पहला दिन है, कुछ कहना, बहुत कुछ कहना उसके बारे में कबल वक्त है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मैच वैसे वैसे लगेगा कि क्या वाकई जो पिच पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने सोचा, सिलेक्शन कमेटी ने सोचा या कप्तान ने सोचा, वो वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है या नहीं करता है। बिल्कुल सही है। तो अगर बात करें हम वुमेन क्रिकेट टीम की, तो जनाब कल जहां पर इंडियन क्रिकेट टीम को उम्मीद थी कि अगर पाकिस्तान विन करता है तो फिर उनके काफ़ी हद तक चांसेस हो सकते हैं, स्पेशली पाकिस्तान के क्वालिफाई करने के साथ साथ इंडिया भी कुछ ना कुछ अपना रास्ता बना लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर पाया और इंडियन टीम पहले ही कुछ नहीं कर पाई थी, तो मुश्किलात दोनों टीम्स के लिए पेश हुई और दोनों ही जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी कल काफ़ी बदतरीन शिकस्त का सामना हुआ और कहा जा रहा है कि मोहम्मद वसीम साहब ने उनको ये भी कहा था कि आपने डॉट बॉल्स नहीं खेलनी है, कोशिश कीजिएगा कि आप पावर प्ले में 110 का स्कोर बना सके, जिसकी वजह से शायद वो अंडर प्रेशर थी और वो शॉट्स खेलने के चक्कर में भी आउट हो गई हैं। तो हाफिज़ साहब, डू यू थिंक ओनली दिस इज़ द रीज़न या वाकई में कहीं ना कहीं हमारी गलतियाँ एज अ टीम भी थी? देखिए, बात यह है कि अगर पावर प्ले में 110 रन बनाने हैं तो इससे पहले कितनी मरतबा बनाए हैं? या तो हो ना, इससे पहले बहुत मरतबा बनाए हैं या उसके करीब रन किए हैं। 110 तो बहुत रन हैं, 110 तो बहुत रन हैं पाकिस्तान की वुमेन टीम के लिए। 6 ओवर्स है ना, 36 बॉलों पे 100 कैसे करेंगे? तो पाकिस्तान की मेंस टीम नहीं करती। सो ये कोच ने कहा, ठीक है, कहा होगा, कहा या नहीं कहा, लेकिन आपको उस तरह की क्रिकेट खेलने के लिए एक पूरा उसका एक मश्क है। अगर आप उससे नहीं गुजरेंगे तो कभी कभार होता है, किसी का कोई लकी डे होता है तो वो बहुत ही गैर मामूली अंदाज में खेल जाता है, लेकिन आपके साथ इस किस्म के मैचेस में जब आपका आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो दाव पर लगी हो, उसका एक अपना प्रेशर होता है। पाकिस्तान टीम अभी उस सतह पर नहीं है मेंस टीम के, वो इवन 10 ओवर्स में भी 10-11 ओवर जितने भी ओवर्स उनको मिले थे कि इसमें आपने जाना है, उतने ओवर्स में पाकिस्तान की टीम की वो सलाहियत नहीं है कि वो रन ऑन बोर्ड उतने कर सके।
बहुत ज़्यादा फिजिकल फिटनेस पे काम करने की ज़रूरत है पाकिस्तान टीम को, और ज़्यादा बेहतर क्रिकेट की तरफ खेलने की ज़रूरत है। फिजिकल फिटनेस आपकी नहीं होगी तो आप शॉट्स खेलते हुए आपको नज़र आ जाता है कि किस किस्म की मुश्किलात हैं आपके। ठीक है, आप जब आप दौड़ रहे हैं, 7-7 8-8 कैच आप ड्रॉप करेंगे एक मैच में, और उस मैच में जिसमें आपकी आगे अगले मरहले में जाने का, नॉकआउट मरहले में जाने का उस मैच के दारोमदार है नतीजे के ऊपर, उसमें आप 7-7 8-8 कैच ड्रॉप करके आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छी चीज़ जो हुई है वो फातिमा सना की बैसियत कप्तान, बैसियत खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में कारकर्दगी पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है कि आने वाले दिनों में फातिमा में वो सलाहियतें नज़र आई हैं कि वो मुश्किल वक्त में अपनी टीम के लिए अपनी कारकर्दगी से मिसाल कायम कर सकती हैं। तो ऐसे जो खिलाड़ी होते हैं वो अपनी टीम को, अगर उनको वक्त मिलता है, वो फिट रहते हैं, परफॉर्मेंस का उनका कारकर्दगी का मायार बरकरार रहता है, उसमें बेहतरी आती चली जाती है, तो वो कुछ ना कुछ बेहतर असर ज़रूर डाल देते हैं। अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में ज़्यादा बेहतर खेल पेश करें और उनको सपोर्ट मिले दाएं बाएं से, तो पाकिस्तान वुमेंस टीम बेहतर हो सकती है। लेकिन ये एक प्रोसेस है, इसमें वक्त लगता है। फ़र्क नज़र आता है, जो देख रहे होते हैं उनको नज़र आ रहा होता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटर्स जो हैं वो खेल रही हैं तो वो किस तरीके से बॉल को अप्रोच कर रही हैं, वो फिनिश कैसे कर रही हैं, साउथ अफ्रीका कैसे कर रहा है, इंग्लैंड कैसे कर रहा है, न्यूजीलैंड कैसे कर रहा है, इंडिया की बैटर्स कैसे कर रही हैं। तो जब आप इन सब को देखें और पाकिस्तान की बैटिंग को आपको देखें, तो आपको बैटर्स को देखेंगे कैसे वो जब बाउंड्री निकालने की कोशिश कर रही हैं तो वो उन्हें किन मसाइल का या मुश्किलात का सामना होता है, लिमिटेशंस जो हैं, हुदूद क्या हैं, तो वो फिर पता चलता है कि कहीं ना कहीं महदूद हैं और वो उसको दूर करने के लिए काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही आपने कहा हाफिज़ साहब। इसी के साथ साथ क्योंकि हमारे पास वक्त कम है तो मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान भी टेस्ट जारी होने वाला है और 3 टेस्ट मैचेस हैं उनके भी, और इंडिया ने अपना जो स्क्वाड अनाउंस किया उसमें जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन है और सरफराज खान की एडिशन उसमें की गई है, जिन्होंने रिसेंटली अपनी डबल सेंचुरी भी अभी की थी। न्यूजीलैंड भी एक अच्छी टीम है, इंडिया भी एक अच्छी टीम है, दोनों बहुत अच्छी टीम्स हैं। उनके दरमियान जो टेस्ट मैच है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा डेफिनेटली। स्क्वाड को किस तरह से देखते हैं, जसप्रीत बुमराह का वाइस कैप्टन होना, सरफराज खान की एडिशन होना? सरफराज पहले भी थे, जो अभी उन्होंने सीरीज खेली थी अगेंस्ट बांग्लादेश, सरफराज उसमें भी स्क्वाड का हिस्सा तो थे, और बुमराह को उन्होंने वाइस कैप्टन बनाया है क्योंकि हो सकता है कि रोहित ना हो, उसको सामने रखते हुए उन्होंने जसप्रीत बुमराह को बनाया है। तो सरफराज खान को देखना ये है कि अब अगर रोहित नहीं खेलते हैं तो बैटिंग ऑर्डर में क्या चेंज आता है, और फिर इनके लिए एक जगह ज़रूर हो सकता है निकले कि केएल का बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे हो जाए। और केएल राहुल इस लिहाज से खासे फ्लेक्सिबल हैं, उनको बहुत नंबरों पर अपने करियर में खेलने का मौका मिला है। लोग बहुत ज़्यादा उनके बारे में बात करते हैं कि उनकी कारकर्दगी वो नहीं है जो उनकी सलाहियत है टेस्ट क्रिकेट में बिलखुसूस, लेकिन उनके साथ होता ये भी है कि उनको अपने उस नंबर पर, किसी एक फ़िक्स नंबर के ऊपर मौका ज़्यादा मिलता नहीं है। कभी वो ओपन खेल रहे होते हैं, कभी वो मिडल ऑर्डर में खेल रहे होते हैं। इसके बावजूद उन्होंने चंद बहुत सारे जो मैचेस उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले हैं उसमें मुख्तलिफ ऐसे मौके हैं जहाँ पर बहुत मुश्किल कंडीशंस थी, अपनी टीम के लिए बड़ी अच्छी बैटिंग की है। तो अब देखना ये है कि अगर रोहित अगर पहले टेस्ट मैच में नहीं खेलते हैं, केएल किस नंबर पर खेलते हैं, और अगर रोहित नहीं खेलते हैं तो फिर सरफराज खान के लिए जगह निकलती है, या पिच को देखते हुए या और चीज़ों को देखते हुए उनकी जो टीम मैनेजमेंट है किसी डिफरेंट कॉम्बिनेशन की तरफ जाती है। सो ये उसमें वक्त तो ज़्यादा बाकी नहीं है, देखते हैं कि वो किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरते हैं। बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ मेरे ख्याल से आप प्रोग्राम एंड करते हैं हाफिज़ साहब, क्योंकि इसके बाद जो है वो नज़रें अब काफ़ी ज़्यादा इस तरफ होंगी कि कल के दिन में क्या सूरत हाल होती है। इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान जो टेस्ट जारी है, कौन सी टीम जो है वो बेहतर स्ट्रैटेजीज़ के साथ, बेहतर प्लानिंग के साथ मैदान में उतरती है। तो हाफिज़ साहब और मैं इजाज़त चाहते हैं, आप सबसे मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।